नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम राहुल सिंह मिलवान है। बाय प्रोफेशनली मैं शेफ हूँ। दुनिया में करोड़ों की तादाद में रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद रेस्टोरेंट्स हैं जो सस्टेनेबल कुकिंग को अडॉप्ट कर पाते हैं, यानी सस्टेनेबल कुकिंग के बेस पे अपने आप को ऑपरेट कर पाते हैं। क्या होती है सस्टेनेबल कुकिंग? क्यों इतना डिफिकल्ट है रेस्टोरेंट्स के द्वारा सस्टेनेबल कुकिंग को अडॉप्ट करना? क्या एनवायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं सस्टेनेबल कुकिंग के द्वारा? और अगर एक रेस्टोरेंट सस्टेनेबल कुकिंग के बेस पे अपने आप को ऑपरेट कर रहा होता है तो क्या प्रिंसिपल्स हैं जो उस रेस्टोरेंट्स को ध्यान में रखने चाहिए? आइए इस वीडियो में जानते हैं। सस्टेनेबल कुकिंग का मतलब कलनरी पर्सपेक्टिव से किसी रेस्टोरेंट्स के द्वारा ऐसे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना होता है कि उसके हर डिसीजन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहे हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट की पूरी कोशिश रहती है कि उसको फूड वेस्टेज प्रॉपरली रिड्यूस करें और उसके जो भी इंग्रेडिएंट है वो लोकली फार्म्ड हो, प्रॉपरली ऑर्गेनिक हो। यानी अगर वो रेस्टोरेंट कुछ भी प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीद रहा है तो मेक श्योर कि वो कंपनी उस प्रोडक्ट को सस्टेनेबल तरीके से ही हार्वेस्ट कर रही हो नेचर से, जिससे वो रेस्टोरेंट एक कंप्लीट सस्टेनेबिलिटी रिटेन कर पाए। इसके अलावा सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट की कोशिश रहती है कि वो एनर्जी को प्रॉपरली यूज करें और वाटर वेस्टेज को प्रॉपरली मिनिमाइज करें। ओवरऑल सस्टेनेबल कुकिंग का मतलब होता है कि किसी इस तरह से अपने आप को ऑपरेट करा जाए कि जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाला फ्यूचर है, उनके लिए एक हेल्थी प्लेनेट तैयार किया जाए। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर कोई रेस्टोरेंट अपने आप को सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट क्लेम करता है तो किन किन प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान में रखता है? सबसे पहला लोकल सीजनिंग सोर्सिंग को लेके है। इसमें जो भी सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं वो एक तरह की पार्टनरशिप बनाते हैं लोकल फार्मर्स के साथ, जिससे वो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उन फार्मर्स से वो ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ होती है। नॉन जीएमओ का मतलब होता है कि नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जब भी वो फार्मर अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे होते हैं तो किसी भी तरह के सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, जिससे वेजिटेबल क्रॉपिंग ऑर्गेनिक और नेचुरल रहती है। यहाँ पे सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट के द्वारा लोकल इकोनॉमी को फायदा होता है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो भी मेन्यू वो डिजाइन कर रहे हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग हो, यानी जो भी सीजन आने वाला है उसके बेस पे ही वो इंग्रेडिएंट को चूज करके अपने मेन्यू को डिजाइन करते हैं, जिससे टेस्ट, फ्लेवर और फ्रेशनेस डिशेस में बनी रहती है। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट्स के द्वारा लिया जाता है वो एथिकल और सस्टेनेबल इंग्रेडिएंट को चूज करना होता है। इस तरह के रेस्टोरेंट जो भी प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो कंपनी एक सस्टेनेबल तरीके से ही इन प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट कर रही हो नेचर से। अगर एग्जांपल सी फूड के तौर पे ले तो जब भी एक सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट किसी कंपनी से सी फूड को खरीदता है तो ये मैंडेटरी है कि वो कंपनी सी फूड को एक नेचुरल तरीके से हार्वेस्ट करी हो, यानी एक सस्टेनेबल तरीके से नेचर से हार्वेस्ट करी हो। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि किसी कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट नेचर से हार्वेस्ट करा गया हो वो एक सस्टेनेबल तरीके से ही हार्वेस्ट करा गया है? यहाँ पे एंट्री होती है लाइसेंस कैटेगरी की। दुनिया में कुछ टॉप लाइसेंस कैटेगरी है जो एक सस्टेनेबल बेस्ड कंपनी के पास होना मैंडेटरी है। जैसे नंबर 1 पे एमएससी आता है, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल। ये दुनिया का मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है जो किसी कंपनी के पास जो अपने आप को सस्टेनेबल सी फूड कंपनी क्लेम करती है उसके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर एएससी एक्वाकल्चर स्टीवर्डशिप काउंसिल, ये भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और लास्ट में बीएपी, जिसकी फुल फॉर्म बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस होती है। इस तरह की लाइसेंस कैटेगरी सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट को एक फ्रीडम देती है किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी पे ट्रस्ट करने के लिए कि वो कंपनी एक सस्टेनेबल तरीके से ही चीजों को हार्वेस्ट कर रही हुई नेचर से। इन लाइसेंस में जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो स्ट्रिक्टली डिजाइन होते हैं जो एक सस्टेनेबल बेस्ड जो भी कंपनी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं। और वर्ल्ड वाइडली कुछ टॉप कंपनीज है जो क्लेम करती है कि सस्टेनेबल तरीके से ही अपने प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करती है नेचर से, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओशन किंग प्रॉन कंपनी पहले नंबर पे है। ऑस्ट्रेलियन ओशन किंग प्रॉन कंपनी फिशिंग वेसल्स को ऑपरेट करती है और एक स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को हार्वेस्ट करती है नेचर से। इसके अलावा युम्बा एक्वाकल्चर कंपनी है जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो सस्टेनेबल तरीके से अपने सी फूड को हार्वेस्ट करती है नेचर से। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ग्रीक सी फूड कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइडली एक सस्टेनेबल सी फूड तरीके से प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सरमेक्यू कंपनी है जो साल्मन फिश प्रोड्यूसर कंपनी है। सरमेक्यू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक सस्टेनेबल तरीके से नेचर से हार्वेस्ट करती है और एक ग्लोबली ऑपरेट करती है। ये चारों कंपनीज अपने आप को जो मैंने लाइसेंस कैटेगरी बताई थी उसके बेस पे स्ट्रिक्टली ऑपरेट करती है, यानी ये कंपनी सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देती है और एक हेल्थी सस्टेनेबल मरीन लाइफ प्रोवाइड कराती है। सी फूड के अलावा जब सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट मीट प्रोडक्ट्स को किसी कंपनी से खरीदता है, यानी जो मीट प्रोड्यूसर कंपनी है उसके थ्रू खरीदता है, तो यहाँ पे मेक श्योर करना होता है कि वो कंपनी एक सस्टेनेबल तरीके से ही
उस मीट को हार्वेस्ट कर रही हो। जो भी वो मीट प्रोड्यूसर कंपनी होती है उनके पास कुछ लाइसेंस कैटेगरी होती है जो सस्टेनेबल बेस्ड होती है, वो होना अनिवार्य है। जैसे सबसे पहले पे गैप आता है जिसको ग्लोबल एनिमल पार्टनरशिप बोलते हैं, एक तरह का सर्टिफिकेशन है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरे नंबर पर एनिमल वेलफेयर अप्रूव्ड है जिसको AWA कहते हैं। तीसरे नंबर पर सर्टिफाइड ह्यूमंस है और चौथे नंबर पर USDA ऑर्गेनिक है। इस तरह की लाइसेंस कैटेगरी मेक श्योर कर रही होती है कि जो भी मीट प्रोड्यूसर कंपनी अपने आप को सस्टेनेबल मीट प्रोड्यूसर कंपनी क्लेम करती है, एक सस्टेनेबल तरीके से एनिमल्स को ग्रो कर रही हो। यानी जो एनिमल एनवायरनमेंट है वो बर्थ से लेकर स्लॉटरिंग तक ह्यूमनली रेस्ड हो। जो एनिमल्स है उन पे किसी भी तरह का बर्डन ना हो। उनको जो फीडिंग है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक हो, यानी वो एनिमल्स हाईली वेलफेयर कंडीशन में ग्रो हो और किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन्स उनको ना दिया जाए। और जो भी एनिमल किसी फार्म में ग्रो हो रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का ह्यूमन बर्डन ना हो। उन एनिमल्स को एक ओपन एनवायरनमेंट अवेलेबल हो और उन एनिमल्स को प्रॉपर्ली ह्यूमन बिहेवियर की तरह ट्रीट करा जाए। और वर्ल्ड वाइडली कुछ टॉप रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं जो क्लेम करती हैं कि एक सस्टेनेबल तरीके से मीट को हार्वेस्ट करती है। जैसे पहले नंबर पर एप्पलगेट फार्म कंपनी है, एक USA बेस्ड कंपनी है और एक नेचुरल तरीके से मीट्स को हार्वेस्ट करती है और ये सर्टिफाइड है ह्यूमन सर्टिफिकेशन के द्वारा। दूसरे नंबर पर निमान रांच USA बेस्ड कंपनी है जो ह्यूमन फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देती है। ये कंपनी बीफ, पोर्क और लैम्ब के लिए रिकॉग्नाइज करी जाती है जो एक सस्टेनेबल तरीके से ऑपरेट करती है इन चीजों को। तीसरे नंबर पर वाइटल फार्म्स USA बेस्ड कंपनी है जो पेस्चराइज्ड एग और बटर को प्रायोरिटी देती है एक सस्टेनेबल तरीके से। चौथे नंबर पर बेल एंड इवांस कंपनी है, ये भी एक USA बेस्ड कंपनी है जो पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी है। ये कंपनी क्लेम करती है कि स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है चिकन को रेस करते समय और किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन्स उन चिकन्स को प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और ये सारी कंपनीज जिनकी मैंने अभी बात करी एक सस्टेनेबल मीट लाइसेंस बेस्ड कंपनी के तौर पे स्ट्रिक्टली अपने आप को ऑपरेट करती है और एक सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देती है। तीसरा, जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं वो वेस्ट रिडक्शन को हाईली प्रायोरिटी देते हैं, यानी जो भी इंग्रेडिएंट उस रेस्टोरेंट्स में आ रहा होता है उसको प्रॉपर्ली यूज करा जाता है। इसलिए यहाँ पे ये रेस्टोरेंट सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, नोइज टू टेल और रूट टू लीव। इसका सिंपली मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट किचन में आ रहा होता है, चाहे वो वेजिटेबल है चाहे वो मीट रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, उसको प्रॉपर्ली यूज करा जाता है। यानी जो भी प्रोडक्ट इस तरह के रेस्टोरेंट में आ रहा होता है उसका एक सिग्नेचर पार्ट, एक सिग्नेचर डिश के लिए रख के और जो बाकी रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट होता है उसको स्टॉक और ब्रॉथ में यूज करा जाता है। यानी प्रॉपर प्रैक्टिसेस के थ्रू वेस्ट को मिनिमाइज करा जाए। इसके अलावा इस तरह के रेस्टोरेंट ध्यान में रखते हैं कि जब भी वो इन्वेंट्री कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली इन्वेंट करें, जिससे स्पॉइलेज रिड्यूस होती है और कोई भी लेफ्ट ओवर आइटम होता है उसको क्रिएटिविटी के थ्रू किसी डिश में जनरेट करा जाता है और प्रॉपर्ली एक वेस्टेज को मिनिमाइज करा जाता है। और जो भी फूड वेस्टेज होती है उसको रिसाइकिल के थ्रू कंपोस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाती है, जिससे ओवरऑल एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में काम करता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर एनर्जी और वाटर एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट की ओर ध्यान देते हैं, यानी वो कुछ इस तरह के प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं जिससे एनर्जी सेव हो। जैसे इंडेक्स कुकिंग होती है। इंडेक्स कुकिंग में काफी एनर्जी सेव होती है क्योंकि इंडेक्स कुकिंग एक पर्टिकुलर बॉटम पार्ट को किसी पैन के टच कर रहा होता है, जिससे एनर्जी सेव होती है और कुकिंग टाइम रिड्यूस होता है। दूसरा, इस तरह के रेस्टोरेंट में हाईली प्रायोरिटी दी जाती है वाटर वेस्टेज को लेके, यानी इस तरह के रेस्टोरेंट्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं जहां वाटर सेव हो रहा हो, जैसे थॉइंग मेथड है। फाइनली, प्रोफेशनल किचन में थॉइंग यानी डीफ्रोस्टिंग 3 तरह से अप्लाई करी जाती है। पहला जो चिलर के थ्रू होती है, दूसरा जो रनिंग वाटर के थ्रू होती है और तीसरा जो माइक्रोवेव के थ्रू होती है। और जो इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं वो प्रायोरिटी देते हैं कि जो डीफ्रोस्टिंग मेथड है वो सिर्फ चिलर्स के थ्रू ही अप्लाई हो, यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट डीफ्रोस्टिंग से रिलेटेड है तो उसको चिलर मेथड के थ्रू ही डिफ्रोस्ट करा जाए। इसके अलावा इन रेस्टोरेंट्स के द्वारा सुवाइट कुकिंग को भी प्रायोरिटी दी जाती है। सुवाइट कुकिंग एक तरह का कुकिंग मेथड होता है जिसमें किसी वैक्यूम एयरलेस बैग के अंदर किसी प्रोडक्ट को रखा जाता है और उसको एक लोअर टेम्परेचर में लंबे समय के लिए कुक करा जाता है, जिससे ओवरऑल एनर्जी सेव होती है और एक यूनिक फ्लेवर एक्सपीरियंस होता है। पांचवा, एक सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट प्रायोरिटी देता है एक सस्टेनेबल पैकेजिंग को लेके, यानी जो भी टेक अवे कंटेनर्स इस तरह के रेस्टोरेंट्स के द्वारा यूज करे जाते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि वो कंटेनर्स बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स होते हैं और रीयूजेबल कंटेनर्स होते हैं, जिससे एक सस्टेनेबल पैकेजिंग को प्रायोरिटी मिलती है और एनवायरमेंट इंपैक्ट रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा एक सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट हाईली प्रायोरिटी देते हैं ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन को लेके, यानी इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जो भी स्टाफ काम कर रहा होता है उनको हाईली एम्फेसाइज करा जाता है सस्टेनेबल कुकिंग की नॉलेज को लेके, यानी वो स्टाफ अपने आप को हाईली सस्टेनेबल रिलेटेड नॉलेज से लेके और सस्टेनेबल प्रैक्टिस तक अप टू डेट रखे। और जिस भी तरह से वो रेस्टोरेंट सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा हो किसी डिश के थ्रू या किसी भी प्रैक्टिसेस के थ्रू,
उनके बारे में गेस्ट को अवेयर कराएं, जिससे गेस्ट सस्टेनेबिलिटी से अवेयर रह पाते हैं और रेस्टोरेंट्स के एफर्ट को रिलेट कर पाते हैं। और स्टाफ के द्वारा प्रॉपर्ली डिफाइन करा जाता है मेन्यू को किसी गेस्ट के सामने, और जिस भी प्लेटफॉर्म यानी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो रेस्टोरेंट अवेलेबल है उसके बारे में अवेयर कराया जाता है, जिससे ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस और पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इसके अलावा अगर किसी रेस्टोरेंट की बात करें जो सस्टेनेबल कुकिंग के बेस पे अपने आप को ऑपरेट कर रहा है और वर्ल्ड वाइडली फेमस है, तो रेस्टोरेंट जोआ का नाम सबसे पहले आता है। रेस्टोरेंट जोआ इटली के लोम्बार्ड शहर में मिलान में स्थित है और इसको रिस्पेक्टेड शेफ पित्रो लिमान द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये रेस्टोरेंट प्रॉपर्ली सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट को पित्रो लिमान शेफ द्वारा 1989 में ओपन करा गया था। इसके करीबन 7 साल बाद यानी 1996 में मिशेलिन स्टार द्वारा इस रेस्टोरेंट को अवार्ड किया गया था। जोआ रेस्टोरेंट 1996 में पहला रेस्टोरेंट बना था वर्ल्ड में जो वेजिटेरियन बेस्ड कुजीन था और एक मिशेलिन अवार्डेड था। इस रेस्टोरेंट ने अपनी रेपुटेशन सस्टेनेबल कुकिंग के बेस पे मेंटेन रखी और दोबारा इसको 2020 में मिशेलिन स्टार द्वारा ग्रीन स्टार के रूप में अवार्डेड किया गया। ग्रीन स्टार कैटेगरी 2020 में मिशेलिन द्वारा सस्टेनेबल बेस्ड जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए लाई है। जोआ रेस्टोरेंट अपनी इनोवेटिव अप्रोच, वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म कुजीन के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। ये रेस्टोरेंट जो भी इंग्रेडिएंट यूज करता है वो लोकली फार्म्ड और ऑर्गेनिक है। इसी के साथ साथ ये रेस्टोरेंट पूरी कोशिश करता है कि वेस्टेज को मिनिमाइज करा जाए और हर तरीके से एनवायरनमेंट को बेनिफिट किया जाए। दूसरी ओर पित्रो लिमान शेफ नेचर की रिस्पेक्ट की और एम्फसाइज करते हैं। उनका मानना है कि सस्टेनेबल कुकिंग को अडॉप्ट करने से एक एनवायरमेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, जिससे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक हेल्थी और सस्टेनेबल प्लेनेट प्रोवाइड होगा। रेस्टोरेंट जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से वेजिटेरियन बेस्ड रेस्टोरेंट है, जिससे ये रेस्टोरेंट प्रॉपर्ली सस्टेनेबल कुकिंग को अडॉप्ट करता है। इसके अलावा सस्टेनेबल कुकिंग के बेस पे अगर कोई रेस्टोरेंट अपने आप को ऑपरेट कर रहा है तो क्या एनवायरमेंटल बेनिफिट्स वो एनवायरमेंट को पहुंचाता है। सबसे पहले अगर एनवायरमेंट के बेस पे बात करें तो रेस्टोरेंट कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर रहा होता है। इस तरह के रेस्टोरेंट अपने वेस्टेज को प्रॉपर्ली मिनिमाइज करके और जो वाटर कंजप्शन है उसको एक अप्रोप्रिएट वे में यूज करके पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे जो भी इंग्रेडिएंट इस तरह के रेस्टोरेंट लोकली सोर्स्ड खरीद रहे होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जिससे ओवरऑल एनवायरमेंट बेनिफिट होता है। इस तरह के रेस्टोरेंट एक हेल्थियर फूड को फॉलो करते हुए एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स में जो भी इंग्रेडिएंट आ रहे होते हैं वो हेल्थी और ऑर्गेनिक होते हैं। तो जिस भी डिश में इन इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा होता है वो एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, कम्युनिटी सपोर्ट एक तरह का इन रेस्टोरेंट्स के द्वारा कम्युनिटी को होता है, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट इस तरह के रेस्टोरेंट्स लोकल से खरीद रहे होते हैं और एक तरह से लोकल्स को बेनिफिट कर रहे होते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है और वहाँ के जो भी फार्मर्स हैं या जो भी प्रोड्यूसर है किसी इंग्रेडिएंट को लेके उसको एक ओवरऑल बेनिफिट होता है। चौथा, जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस पे रेस्टोरेंट होते हैं उनके द्वारा सी फूड सोर्स को बेनिफिट होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट इस तरह के रेस्टोरेंट किसी थर्ड कंपनी से खरीदते हैं वो कंपनी उस प्रोडक्ट को एक सस्टेनेबल तरीके से नेचर से हार्वेस्ट करती है, जिससे ओवर फिशिंग अवॉइड होती है और एक मरीन डाइवर्सिटी बनी रहती है समुद्र में। पांचवा, इन रेस्टोरेंट द्वारा पोल्यूशन को रिड्यूस करके एनवायरमेंट को बेनिफिट पहुंचा जाता है, क्योंकि इस तरह के रेस्टोरेंट्स टोटली अवॉइड करते हैं प्लास्टिक्स का यूज़ करना और टिप टू टेल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये इंग्रेडिएंट को प्रॉपरली यूज़ करते हैं, जिससे जो वेस्टेज होती है वो रिड्यूस होती है और ओवरऑल एनवायरनमेंट को बेनिफिट होता है। और छठा सबसे बड़ा कारण जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट है उनके द्वारा फ्यूचर इकोसिस्टम को सपोर्ट हो रहा होता है, क्योंकि जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटी देते हैं, जिससे एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है और एक लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है इन रेस्टोरेंट्स के द्वारा जो हमारी आने वाली जनरेशन है, और एक तरह का हेल्थी एनवायरनमेंट ये जनरेट कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई रेस्टोरेंट अगर अपने आप को सस्टेनेबल कुकिंग के बेस पे ऑपरेट कर रहा है तो उसको ऑपरेट करना उस रेस्टोरेंट के लिए इजी है, उसको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे मेन्यू में कंसिस्टेंसी रखना, हर सीजन के अकॉर्डिंग मेन्यू को चेंज करना, जो भी इंग्रेडिएंट वो रेस्टोरेंट किसी सप्लायर से खरीदने वाला है उस रेस्टोरेंट को मेक श्योर करना पड़ता है कि वो जो इंग्रेडिएंट वो सप्लायर से ले रहा है वो एक सस्टेनेबल तरीके से हो, जो स्टाफ की नॉलेज है वो अप टू द मार्क रखना। इसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट इस तरह के रेस्टोरेंट किसी सप्लायर से खरीदते हैं वो हमेशा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो जो फार्मर्स और प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने इंग्रेडिएंट को एक ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते हैं, जिससे वो प्रोड्यूसर्स इंग्रेडिएंट का प्राइस हाई रखते हैं और जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं उनको उसी प्राइस के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ता है, और यहाँ पे हायर कॉस्ट का सामना जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं उनको करना पड़ता है। इसके अलावा गेस्ट की सेटिस्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके बेस पे मेन्यू को प्रिपेयर करना और डिशेस के प्राइस सेट करना, और दूसरा स्टाफ की नॉलेज अप टू द मार्क रखना, उनको प्रॉपर्ली सस्टेनेबल कुकिंग के बारे में अवेयर कराना। कुछ इस तरह के मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट को फेस करने पड़ते हैं, और एक सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट ही नहीं, जितने भी प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स हैं उन सभी को इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और बहुत कम गेस्ट होते हैं जो उस रेस्टोरेंट की किसी डिश को प्राइस और फ्लेवर के अलावा उस रेस्टोरेंट्स के एफर्ट के द्वारा भी जज करते हैं कि कितना हार्डवर्क और एफर्ट वो रेस्टोरेंट लगा रहा होता है गेस्ट की ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सस्टेनेबल कुकिंग क्या होती है,
क्या की फैक्टर्स होते हैं जो एक रेस्टोरेंट जो सस्टेनेबल कुकिंग बेस्ड रेस्टोरेंट है वो अपने माइंड में रखता है जब भी एक सस्टेनेबल कुकिंग को अडॉप्ट कर रहा होता है, और सस्टेनेबल कुकिंग के बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।